Hello everyone, my name is Soumya Sharma. I have secured All India rank 218 this year. Uh, मेरे मेंस में मार्क्स 448 थे एंड लास्ट ईयर इट वाज 410. आई हैड डन सम ट्वीकिंग्स दिस ईयर और मैं चाहता हूँ कि मेंस की इम्पोर्टेंस सबको समझ में आए बिकॉज इन माय केस लास्ट ईयर भी इंटरव्यूज़ में मेरे मार्क्स 150 थे एंड दिस ईयर ऑल्सो इन 150s. सो इट हैज़ बीन मेंस विच हैज़ हेल्प मी इन सिक्योरिंग माई रैंक. तो मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं. राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट अ जनरल स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू स्पेशली जनरल स्टडीज़ पेपर. तो हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से हम मास्टर कर सकते हैं, मीन्स एक अच्छी रॉक सॉलिड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. अगेन वील हैव टू इंश्योर दैट कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती है जिसकी वजह से सबके मार्क्स आ जाएंगे. मैं जो भी यहाँ चीज़ें बताऊँगा दैट हैज़ बीन माई ओन एक्सपीरियंस एंड आपको उसमें से कुछ भी आपको करना है तो उससे इंस्पायर्ड होके या उससे कुछ भी सीख के आप कुछ अपने में ट्वीकिंग्स कर सकते हैं. यू डू नॉट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो इट. आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी किसी भी और बंदे के लिए काम करे दैट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, तो वी ऑल नो इम्पॉर्टेंस ऑफ मीन्स इन फाइनल सिलेक्शन, वी हैव सीन दैट. और उसके अलावा एक अच्छी स्ट्रैटेजी की डिस्कशन करते हैं हम. तो सबसे पहले तो हमको सिलेबस पता है. ये अगर आपको नहीं पता तो आप यूल हैव टू गो थ्रू द सिलेबस. आपको उसको बाय हार्ट करना है. आपको पता होना चाहिए सिलेबस पॉइंटर्स क्या हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बाद में आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करते हैं. जब आप आंसर्स लिखते हैं यू नो दैट फ्रॉम दिस टॉपिक आई कैन कनेक्ट दीज सिलेबस पॉइंटर्स और उसकी वजह से आपके आंसर में बहुत सारा वैरायटी आती है, डाइवर्सिटी आती है एंड इट लुक्स कॉम्प्रिहेंसिव. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द यूपीएससी सिलेबस फॉर जीएस पेपर्स. उसके बाद वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट इवेंट्स बिकॉज स्पेशली इन सर्टन जीएस पेपर्स करंट इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट सॉरी, अगर हम GS2 एंड GS3 की बात करें तो उसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड दे वांट यू टू know the current affair, know the context, why that question is being asked and then link it with your static portion. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको करंट इवेंट्स की नॉलेज हो पर उसके साथ साथ आपको उसका व्हाट, वाई, वेयर एंड हाउ ऑल्सो भी पता हो. तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको करंट इवेंट्स भी प्रिपेयर करना है. यू कैन फॉलो magazine. I used to follow magazines. People also follow newspapers. That is the different issue. We will talk about it in a bit. But आपको ये ध्यान रखना that current events is very important. This is especially for prelims I am talking about right now. Before going into mains, history of India and Indian national movement. We all know that प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत फोकस्ड स्ट्रैटेजी रखनी है. कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, लोग करंट में बहुत ज़्यादा फोमो हो जाता है तो वो दे ट्राई टू रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. आप कोई एक फॉलो कीजिए सोर्सेज, वो फॉलो कीजिए सोर्सेज जो बहुत यूजुअल सोर्सेज हैं. मे बी आप कोई करंट अफेयर डिस्कशन फॉलो कर सकते हैं बट ट्राई टू बी वेरी एनालिटिकल अबाउट योर करंट अफेयर और बहुत ज़्यादा फोमो मत रखिए कि हाउ टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन. यू विल नॉट बी एबल टू. कुछ जगहों पे आपको खुद का इंसाइट्स जो आपने डेवलप किया है थ्रू PYQ एनालिसिस आपको वो करना पड़ेगा. बट स्टैटिक पे आप बहुत ध्यान रखें और स्टैटिक अपना जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए. हिस्ट्री वी ऑल नो वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री से भी काफ़ी आते हैं, पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते थे. बट नाउ यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपको हर एक स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री का अच्छे से नॉलेज हो. तो ये है history. Then we come to Indian and world geography. We do know that a lot of question is being asked from geography. Either it is directly conceptual question. अगर वो conceptual question नहीं होता है तो then they are asking various questions from maps. So a lot of question are like this in geography. Maybe 20 plus questions are directly. So आप geography को बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते हैं. और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बहुत इंश्योर करना है जोग्राफी में कि यू जस्ट नॉट हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स. अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए. आप उसको करंट इवेंट्स के साथ इंटरलिंक करना आपको आना चाहिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफी के लिए. पॉलिटी एंड गवर्नेंस वी ऑल नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज़ वेरी सेंट्रल टू अस एज अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो.
तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. We all follow the usual books for that. We'll come to that. Economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demography, social sector initiatives. In these, mostly the questions are being asked either from some institutes, some indexes are there, some rankings might be there. Then there are various policies that has been taken by government. तो वो belong to this economic and social development, because it is the duty of government according to the directive principle of state policies. So a lot of government policies and laws are catering to this. So you'll have to be updated about this. This is mostly related to current affair, but maybe sometimes they can ask question which might not be in current events. So आपको थोड़ा उस you'll have to have that understanding through PYQ analysis. उसके अलावा तो after a certain point you can never learn enough, or you can never know enough. So you'll have to be very realistic about that. Environment, ecology, biodiversity, climate change. Here you have to understand that you do not have to have subject specialization. The questions that are being asked are very random, are very information based. So you'll have to know things or facts not from a book. Sometimes they can ask questions from a documentary or from some YouTube channels. So you'll have to be very open about these, especially these concepts or especially these topics. So maybe follow Down to Earth magazine or Down to Earth YouTube channel. Then there are some I used to watch, me and my friend used to watch documentaries also, of animal documentaries. You can find it on various OTT channels. So you can watch them in your leisure time, and it might help you in these questions because the questions are very random. Then coming to general science. In science and technology, earlier the questions were very current affair based, but now they are asking some application based. So you have to, if you are just starting preparation, I will suggest everyone to follow NCERTs for general science, because they have very beautifully presented the facts and basic concepts. So you can get it from there. Other than that, all the current affair sources will help you in tackling this. Now prelims के लिए I think we all understood कि you have to be very precise, you have to be very focused. So in prelims, I think we all know that we have to be very focused in our preparation. We have to be very much knowledgeable about the fact that not just knowledge gathering would help in prelims. So हमें बहुत ध्यान देना है कि prelims में other than doing the syllabus part and whatever is needed of you, उसके अलावा आप PYQ एनालिसिस बहुत अच्छे से करें. PYQ एनालिसिस इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो PYQ एनालिसिस ज़रूर करें, उससे इंसाइट्स डेवलप करें. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ इन दोज टॉपिक्स. तो यहाँ पे आपका केवल सहारा जो होते हैं वो 2 PYQs होते हैं. उसके अलावा आपको अपनी प्रैक्टिस एंड टू डेवलप मसल मेमोरी बिफोर गोइंग इनटू द एक्चुअल एग्जामिनेशंस, आई थिंक आप उसमें कर सकते हैं थ्रू गिविंग वेरियस मॉक्स. तो आप वो भी करें. तो these two practices will only add upon to it whatever you have learned. ठीक है. तो फिर अब आई थिंक प्रीलिम्स के लिए दैट इज द थिंग जिस पे आप फोकस कर सकते हैं. नाउ विल कम बैक टू आवर मेन point of discussion for this session, which is mains. We all know the syllabus for mains. We can broadly classify it in for every GS. Like in GS paper 1 we have questions from history, we have questions from geography and society. So here there is also a lot of scope for current affair questions. अब discuss करते हैं syllabus about syllabus of mains. We all know broadly we can classify for every GS. In GS paper 1 we know that there is history, there is geography, and then there is society. यहाँ पे lot of questions are static, but then वहाँ पे ऐसे भी कुछ questions हैं जहाँ पे current affair का scope रहता है. तो in case of society a lot of questions can be asked from current events, not necessarily a current topic, but for example they can ask you about leave policies. So for example menstrual leave,
that is sometimes in current affair discussion. That can be a question which you can say that it is from current affair, but you'll have to use knowledge whatever you have learned in static and then apply it here. So yeah, society is there. Geography, you have a lot of scope for current affair. A lot of events are there in current events which is directly linked with the geography. So there would be mineral resources, some type of exploration, or some disaster, some hazard that has happened. So it used to be asked in GS paper 3, but it can also be asked in GS paper 1. So that is there. In history, most of the topics are from static. Then there could be questions, some 1 or 2 jumper question where you'll have to compare views or teachings of some of the two philosophers. You can never predict what type of questions can be asked in that manner, but again, you'll have to be very sure, or you'll have to study history in that manner that you know the basic tenets, basic philosophies of these people, so that you can generate points accordingly. You'll have to, so that's where smart working or presence of mind comes into picture. In GS paper 2, we have governance. For governance, I think again, the questions are very application based. There is static sources, you can just apply it. In my opinion, for governance especially, I actually limited my content very much, because I knew that the questions would be mostly application based. I can not rely on just gathering knowledge or just hoarding material. So just follow one material and try to revise it over and over again. That helps. I think that helps in all of the cases, but it helps in these topics, especially like governance or security. Because if you go for just gathering content, then it might be very difficult, because then you will not be able to internalize these concepts, and then it also comes out in your answers that the answers are not very thoughtful. So yeah, for governance. For constitution, then polity is there, social justice, international relations. We all know the usual usual materials that we follow for these topics. GS paper 3, technology, economic development, biodiversity. Here we can broadly classify it into economy, then comes environment and disaster management, then there is security, and then there is some science and technology. So this is a very I think I would say it's a very lengthy GS syllabus for GS3. और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगेन आपको अपने मटेरियल्स को बहुत लिमिटेड रखना है. यहाँ पे आपको अगेन रिवाइज पे जाना है, आपको PYQ पे जाना है, आपको वहाँ से देखने की व्हाट टाइप ऑफ रेंज ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अ सिंगल सिलेबस पॉइंट टेस्ट. तो इसका ध्यान रखिएगा. इन GS पेपर 4 इट्स अबाउट एथिक्स. यहाँ पे मेरे मार्क्स ठीक ठाक रहे हैं भगवान की कृपा से. और आई वुड से अगेन कि यहाँ पे भी आप इंटरनलाइज कीजिए रादर देन फॉलोइंग अ कोचिंग मटेरियल, और रादर देन जस्ट joining a classes might not help for everyone. तो आपको इसमें बहुत ध्यान देना है कि जो भी एथिक्स में आप करें, try to bring out your own unique answers in them. तो जितनी भी आप प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन करें वो उतनी ज़्यादा हेल्प करती है फॉर GS4. स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स हमने बात कर ली है कि हम कैसे अपने टॉपिक्स को लिमिटेड रखेंगे, हम कैसे PYQ एनालिसिस करेंगे. तो हम वापस से मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ बिफोर डीप डाइविंग इनटू मेंस, कि आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने टॉपिक्स जितने भी आपके कंटेंट हैं उसको लिमिटेड रखिए. सेकंड, PYQ एनालिसिस इज वेरी की हियर. PYQ एनालिसिस करें, यहाँ से इनसाइट्स कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शंस बीइंग फ्रेम्ड, आर दे टेस्टिंग योर नॉलेज और आर दे टेस्टिंग समथिंग एल्स. इन सम क्वेश्चन जस्ट यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो ये सब चीज़ें आपकी PYQ एनालिसिस से आएंगी. और मैं इसमें मुझे लगता है कि एक 2-3 स्टूडेंट्स का एक जो डेडिकेटेड है, आप उनका एक ग्रुप टाइप का बना सकते हैं. इट हेल्प्ड मी इन माई लास्ट 2 अटेम्प्ट्स इन प्रीलिम्स कि आप 2-3 जो डेडिकेटेड लोग हैं उनका आप ग्रुप बना सकते हैं और उसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं. एंड देन कम
अप विद योर ओन इंसाइट्स। उसके अलावा आप रिविजन भी कर सकते हैं साथ में, तो इट हेल्प्स। आपको बहुत सिंपल रखना है, अगेन कीप इट वेरी सिंपल। चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ ना बनाए और बहुत ज़्यादा होर्डिंग ना करे कंटेंट की, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। करंट अफेयर्स का फोमो बिल्कुल नहीं रखना है, नो फोमो फॉर करंट अफेयर्स। जो भी आप फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। जो सब लोग फॉलो करते हैं यूजुअल सोर्सेज, उसके अलावा उसके बाहर आ रहा है तो देन इट इज़ वेरी, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो देयर, तो you'll have to remember that। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है 9 पेपर्स बट जीएस कैरीज द बल्क वेट। एग्जैक्टली, सो 9 पेपर्स हैं यहाँ पे। जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 4 जीएस के पेपर्स हैं, 250 का है, 1000 मार्क्स आपके जीएस के हो गए। उसके अलावा 250 मार्क्स का आपका एससे हो जाता है, एंड देन योर ऑप्शनल पेपर्स ऑफ 2 ऑप्शनल पेपर्स ऑफ 250 मार्क्स ईच। तो जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही इसमें आंसर इसमें लिखा है जनरल स्टडीज़, बट अगेन अगर आपके आंसर्स यहाँ पे यूनिक नहीं आते हैं तो देन द फियर ऑफ जनरल मार्किंग इज़ ऑल्सो देयर, कि फिर मार्किंग भी जब इतने सारे कॉपीज़ 13,000 कॉपीज़ हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली फॉर एवरी ईयर, तो आपको अपने आंसर्स को बहुत यूनिक बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आपके आंसर्स यूनिक नहीं हैं देन अगेन वो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी आपको, कि आपके मार्क्स आपको लगेगा कि हाउ टू इंक्रीज। तो यहाँ पे आपको यूनिकनेस लानी है, तो वी विल टॉक अबाउट इट इन हाउ टू अप्रोच दैट थिंग। जीएस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने प्रीलिम्स में फॉलो की, जो आप इंफॉर्मेशन बेस्ड में गए थे, यू नॉट हैव टू बी दैट मच हियर हियर यू विल हैव टू बी मोर एनालिटिकल, बिकॉज क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो 2-3 चीज़ों को इंटरलिंक्ड करके आते हैं, एंड देन यू विल हैव टू बी वेरी एनालिटिकल इन ब्रेकिंग डाउन दीज क्वेश्चंस व्हाट इज इट इज़ आस्किंग, और फिर उसको उस हिसाब से डिमांड मेट करना। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि जब भी आप अब एक इवेंट को from means point of view देख रहे हैं, then you'll have to know the causes, you'll have to know the implications, government steps, what is the way ahead, what are the some of the conclusions, some of the quotes, some of the data figures, some of the maps or some representation, some kind of, you'll have to prepare in that manner। तो मेंस की प्रिपरेशन इसीलिए बहुत अलग हो जाती है। Here the ability to write answers counts। अगेन जब मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपका कंटेंट होगा बट उसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन भी होता है, आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर भी होती है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपके पास एक बहुत ही जनरलाइज्ड कंटेंट है बट उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन एंड बिकॉज ऑफ योर स्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट आंसर। वी विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम अ बुक, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके कंटेंट्स में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा, आपका खुद का वैल्यू एडिशन। यू विल हैव टू डू इट फ्रॉम करंट अफेयर, यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओन गूगल सर्च, चैट जीपीटी का भी आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूनिक एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, मैप्स, वो आप अपने तरफ से डालेंगे वैल्यू एडिशन, और उसका रिविजन करेंगे बार बार। दैट यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन टू डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स। Now, people who are giving mains for this year or for any year, let us talk about these 3 months. Now, अब तो 3 months से भी कम मिलते हैं, but 3 months most of the time 3 months आपको मिलते हैं। अब इन 3 months के लिए आपके पास बहुत important ये है कि आप you can never go for content development here। यहाँ पे आप केवल वैल्यू एडिशन करेंगे, यहाँ पे आप केवल आंसर राइटिंग पे और रिवीजन पे आप ध्यान देंगे। तो ये 3 जो आपके महीने होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो 3 मेन चीज़ें वो है रिवीजन, कंटेंट में वैल्यू एडिशन, नॉट होल कंटेंट डेवलपमेंट, एंड देन थर्ड वुड बी प्रैक्टिस, दैट मीन्स आंसर राइटिंग। यहाँ पे आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे आप कुछ टेस्ट्स भी देंगे। तो इस हिसाब से आपको करना है फॉर दिस। और जैसे बैलेंसिंग की जब बात आ जाती फॉर जीएसएस से, तो मैं किया करता था कि हाफ टाइम
हाफ हाफ कर लेता था। तो जीएस के लिए हाफ टाइम और हाफ टाइम मेरा रहता था फॉर माई ऑप्शनल। कुछ दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि इफ़ देर इज सैटरडे संडेज, और जब भी आपको लग रहा है यू कैन कुछ टाइम आप यहाँ इन दोनों में से किसी से भी हटा के यू कैन गिव इट फॉर एस्से ब्रेन स्टॉर्मिंग और एस्से राइटिंग। तो आप इस वे में आप डिवाइड कर सकते हैं टाइम। एथिक्स को भी मैं यहाँ पे आई एम काउंटिंग इट इन जीएस बिकॉज वो उसका पेपर को GS4 ही कहते हैं। हर वीक स्टार्ट करते हैं, चलिए डेली से। तो डेली आपको क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, आपके खुद के नोट्स जो भी प्रिपेयर्ड हैं, वेदर यू हैव जॉइंड अ कोचिंग, आपके कुछ फाउंडेशनल खुद के नोट्स आपने बनाए थ्रू फॉलोइंग बुक, आपको उसी के ऊपर वैल्यू एडिशन करना है डेली। पहले तो उसका रिविजन कीजिए, उसका वैल्यू एडिशन कीजिए थ्रू जो भी करंट अफेयर मैगजीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके थ्रू, या फिर अपने तरफ से जो भी आप थ्रू गूगल या खुद के सेल्फ सर्च वगैरह करके जो भी आप ये वैल्यू एडिशन करें उसमें। एंड फिर आप कुछ टाइम निकालें डेली, आई थिंक 1+1 कर सकते हैं, 1 आवर फॉर जीएस और 1 आवर फॉर ऑप्शनल। तो डेली 2 आवर आप दीजिए फॉर आंसर राइटिंग। इसमें आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं PYQ या फिर कुछ और अच्छे टेस्ट जो कि डेली आंसर राइटिंग कई सारे फोकस ग्रुप्स होते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर इट हेल्प्स यू, इफ़ इट हेल्प्स यू आप वहाँ आंसर राइटिंग करें। और डेली टारगेट करें कि आप इन 1 आवर आप अगर क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो एटलीस्ट आप 7 to 8 क्वेश्चंस तो लिखें स्टार्टिंग में, फिर आप उसको और कम कर सकते हैं, फिर यू कैन इंक्रीज इट टू 10 क्वेश्चंस, बट एटलीस्ट इतना तो टारगेट रखें कि 7 to 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं फॉर इन एन आवर आई एम सेइंग। आप यहाँ जब PYQ आप पहली टाइम प्रैक्टिस करें तो आंसर आप जो आंसर राइटिंग उसकी करें, आप उसको टाइम बाउंड ना रखें, बिकॉज आप पहली बार जब आप करें तो आप अपने कंटेंट के लिए कर रहे हैं कि आप इस टॉपिक के लिए मुझे और क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, हाउ टू मेक माई आंसर गुड। तो जब आप पहली बार उसको लिख रहे हैं तो आप उस पर फोकस करें कि आप अपने आंसर्स को कैसे अच्छे से लिखेंगे। फिर आप जब सेकेंड आइट्रेशन में PYQ कर रहे हैं देन मेक इट अ टाइम बाउंड प्रैक्टिस, तो दैट विल हेल्प यू। नोट्स रिविजन की फ्रीक्वेंसी जितनी बार आप कर सकते हैं उतना कम है, बट अगेन आप ये कभी भी हैम्पर नहीं करनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग या आपकी प्रैक्टिस को। तो मे बी 2 से 3 रिविजन एटलीस्ट आपके हो जाने चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी GS और ऑप्शनल जिसका भी है, आपका कम से कम 3 रिविजन होने चाहिए। मेंटोरशिप, ये मुझे पहले इसकी कीमत कम लगती थी, बट नाउ मुझे समझ में आया दिस फ्रॉम दिस अटेम्प्ट कि मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बंदा जिसने ये सेम चीज़ें फेस की हुई हैं एंड ही हैज़ कम आउट ऑफ इट एंड उसने अच्छा स्कोर किया है, ही नोज़ हाउ टू हैंडल दी सिचुएशंस। कई बार आपके पास मेंस में ये होता है क्योंकि एक लंबा टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लो फेज भी आ जाता है जब आपको लग रहा है कि जो मैंने किया है माइट नॉट वर्क या उसमें कुछ तो कमियां रह गई हैं। बट अगेन आपको ये दिमाग में आपके नहीं आता है कि किसी भी चीज़ का कोई 100% नहीं होता, किसी का भी परफेक्शन नहीं होता इन प्रिपरेशन। बट अगेन वो उस टाइम पे आपको एक इमोशनल सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। इन माई केस इट वॉज सम पीपल, सम सीनियर्स। आपके केस में कोई भी हो सकता है, यू कैन फॉलो। आपको ये ध्यान देना है कि वो बंदा जो पॉजिटिव माइंडसेट का हो, वो आपको हेल्प कर रहा हो, ही इज़ गिविंग यू सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो इन केस ऑफ योर आंसर्स राइटिंग और इन योर अप्रोच। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका मेंटोरशिप, कोई भी मेंटोर आप फॉलो करें, किसी को भी फॉलो करें जो आपका सीनियर हो या जिसको नॉलेज हो इन सब इस प्रिपरेशन फेज की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीडबैक, उस वो काफ़ी सारे फीडबैक भी मिलते हैं यहाँ पे। आप पीयर के फीडबैक मिल सकते हैं, एक डेडिकेटेड ग्रुप जिसमें पीयर सेम चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम चीज़ें लिख रहे हैं, आपको वहाँ से फीडबैक मिलता है। आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देंगे, आपको वहाँ से फीडबैक मिलता है। अगेन यू विल हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप हर चीज़ को पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वर्क करे। आपको ये ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। जो आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जो आपका वे ऑफ राइटिंग है, उसके ऊपर आपको ट्विकिंग्स करनी है, उसमें चेंजेस लाने हैं। आपको पूरी तरीके से ही पूरा बदल के कुछ नया करने लगना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए, एंड यू माइट नॉट बी एबल टू जनरेट
गुड पॉइंट्स, डाइवर्स पॉइंट्स, अच्छे वैल्यू एडेड पॉइंट्स इन दैट मैनर। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दें कि जो भी आप क्रिटिसिजम्स या जो भी आपको फीडबैक मिल रहे हैं, इट इज़ ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑफ वॉट एवर यू आर राइटिंग, वॉट एवर योर स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन इज़। तो उसमें किस तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं, उसमें कैसे ट्वीकिंग्स कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। तो हम सबको पता है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हम इंट्रोडक्शन रहती है, बॉडी रहता है और कंक्लूजन रहता है। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा पुराना हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट कई बार कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही पूछा जा रहा है जहाँ पे डेफिनेशन से वो आप क्लैरिटी लेके आ रहे हैं अपने आंसर में, और आप बता रहे हैं कि हाउ टू नाउ अप्रोच द होल आंसर, तो देन डेफिनेशन वर्क्स इन दैट केस। तो फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन आया था, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ट्विस्टर्स का एक क्वेश्चन आया था। तो अब ट्विस्टर्स की बात आ गई, तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे बेस्ट भी वही होगा कि ट्विस्टर्स क्या है, ट्विस्टर्स आप उनको डिफाइन करके स्टार्ट कीजिए। तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से स्टार्ट हो सकता है। आप कोई डेटा फिगर ला सकते हैं कि पॉवर्टी की बात की जा रही है, क्यों कम नहीं हो रही है, क्या और वे अहेड क्या है। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट दे के स्टार्ट कर सकते हैं कि मे बी द रीसेंट रिपोर्ट हैज़ कम, जिसमें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स और कुछ भी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आई है, एंड उसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड। सो मे बी आप स्टार्ट वहाँ से कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो डेटा आप स्टार्ट कर सकते हैं। सम टाइम आप यू कैन, कोई इंटरनेशनल या नेशनल बॉडी है उसके कुछ रिमार्क्स होंगे, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आंसर को ऐसा बनाना है कि यू आर अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर। आप उसको बताना चाह रहे हैं कि मैं इस आंसर में क्या लिखना जा रहा हूँ, क्या एक्सपेक्ट आप करें इस आंसर से, और क्या मैंने जो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन था क्या मैं उसको पकड़ पाया हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप यहाँ आई थिंक यहाँ कुछ लोग कोट्स भी यूज़ करते हैं। दिस इज स्पेशली इन द केस ऑफ एथिक्स, जहाँ पे आप कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मॉरल थिंकर्स की कुछ बातें या फिर सर्टेन कोट्स उनके, जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने क्रक्स ऑफ दैट क्वेश्चन आपने पकड़ लिया है। तो अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है अबाउट वर्च्यू, अबाउट मॉरल गुड या मॉरल एक्शन, तो आप वहाँ पे वर्च्यू एथिक्स वगैरह की बातें ला सकते हैं। या फिर वो कंपैशन की बात कर रहा है तो वहाँ पे किसी का एग्जाम्पल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन डू दैट इन इंट्रोडक्शन। इन बॉडी, बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो कि जहाँ पे आपका कंटेंट वैल्यू लोडेड होना चाहिए। आप जस्टिफाई करने चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हैं तो योर आर्ग्यूमेंट शुड बी जस्टिफाइड। तो अगर आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहे हैं कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स डाल रहे हैं आप कि लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिस्टोरिकल रीजंस, तो अगर आप उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो यू विल हैव टू बैक इट अप विद सम एग्जांपल। एग्जांपल में आप डेटा डाल सकते हैं, कोई फैक्ट, कोई आपके पास अगर फिगर हो तो वो आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका आंसर्स जो होगा बहुत कंटेंट आपका डेंस होगा और आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आंसर्स को। यहाँ पे आप स्ट्रक्चरिंग में ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप टॉपर्स कॉपीज देखें और देखें कि वो किस तरह से आंसर्स को लिखते हैं, क्योंकि कई बार आपके पास कंटेंट होगा, यू हैव कंटेंट बट यू डू नॉट नो कि स्ट्रक्चर कैसे करना है, प्रेजेंटेशन जो उसकी होती है वो कैसे देनी है। तो ये आपको लर्निंग मिलती है थ्रू टॉपर्स कॉपी कि ज्योमेट्री ऑफ ए पेपर उसको कैसे यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे डेटा डालूँ, कैसे फिगर्स बनाना है, उसके लिए किस जगह पे स्पेस छोड़ा जाए, कैसे उसको एक बॉक्स में डाल के किया जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके आंसर्स की लेजिबिलिटी, उनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और दैट हेल्प्स इन गेटिंग गुड मार्क्स। यूज़ ऑफ कीवर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये चीज़ जो होती है आपके आंसर्स को बनाती है मोर एनरिच्ड। ये दिखाती है कि दैट यू हैव डन सम हार्ड वर्क ऑन योर ओन, और जो भी जनरलाइज्ड कंटेंट है यू हैव गॉन अहेड ऑफ दैट। आपने उससे ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं और आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो इस फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो इन केस ऑफ एथिक्स आई थिंक समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे इंडियन कोई फिलोसॉफी सिस्टम या फिर कोई वेस्टर्न फिलोसॉफी आपको पता है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट कर सकते हो किसी एक क्वेश्चन से। तो वो आप कीवर्ड्स भी यूज़ कर गए और वहाँ पे आपके आंसर्स को बहुत डिफ्रेंशिएट कर देता है वो लोगों से।
तो ये एक जगह है जहाँ पे आप अपने आंसर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम पुटिंग एग्जाम्पल्स और मैप्स और डायग्राम्स, जैसे इसमें लिखा है डेटा डायग्राम्स, आप कीवर्ड्स का भी यूज़ करके अपने आंसर्स को बहुत एनरिच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप टॉपर्स कॉपीज से सीख सकते हैं, फिर खुद से एप्लीकेशन करें। अनटिल अनलेस यू हैव नॉट अप्लाइड इट फ्रॉम ऑन योर ओन एंड, आपको इन चीज़ों में हमेशा डिफ़िकल्टी आएगी। और ट्रस्ट मी, डे वन में कोई भी नहीं कर पाता है। इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। ये आपको खुद ही करना है और खुद ही सीखना है और खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन आपको होने लगेगा 30th 40th डे में कि माई आंसर्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट वो इनर्शिया जो पहला होता है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। वो इनर्शिया ये होता है कि आई मे नॉट बी एबल टू राइट आंसर्स लाइक अ टॉपर, बट एवरी वन इज़ इन दैट स्टेज। वो सब लोग उसी फेज़ में होते हैं। तो जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कंटिन्यूटी के साथ लिखेंगे नहीं, तब तक आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे अपने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स कॉपीज का इम्पॉर्टेंट यूज़ कीजिए, नॉट जस्ट टू गेन एग्जाम्पल्स, बट अगेन जैसा मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपर्स कॉपीज। तो ये आप टॉपर्स कॉपीज का यूज़ कर सकते हैं इन दैट मैनर। तो जीएस पेपर 1 पे आते हैं। थोड़ा सा फोकस्ड बात करते हैं हर जीएस की। जीएस पेपर 1 में है आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। अब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है यहाँ पे। इन दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक प्रीलिम से मेंस के बीच में भी 2 से 3 दिन में ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। और आप इसमें पीवाईक्यू का यूज़ कीजिए। आप कोई भी एक कंटेंट उठा लीजिए, कोई कोचिंग का मटेरियल या कोई भी एक ऐसा कंटेंट जो रेडली अवेलेबल है, आप उठाएं, उसे कंप्लीट करें, उसका सिनॉप्सिस बनाएं सिंपल सा शॉर्ट में, और आप पीवाईक्यू से मैच करें कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यू, और क्या मैं उन सबके लिए कंटेंट मेरे पास है, क्या मैं उसको रिवाइज करके आंसर दे सकता हूँ, उस पर ख़त्म करें। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली घुसना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कम आते हैं और टू द पॉइंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको भी वैसी तरीके की प्रिपरेशन करनी। इन केस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री मैंने फॉलो किया था स्पेक्ट्रम। ये मैंने प्रीलिम्स के लिए भी फॉलो किया था और मेंस के लिए भी। तो आप कोई भी एक ऐसी बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी। उसके अलावा यहाँ पे आंसर राइटिंग एट द एंड ऑफ द डे वो तो है ही, तो आंसर राइटिंग मैंने की थी। यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू का यूज़ किया था टू गेट ए अगेन एन अंडरस्टैंडिंग कि एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे क्या क्या जा सकते हैं। अब 1857 की वॉर है, आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो सोशल कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, फिर आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो थ्रू ट्राइबल वगैरह जो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फ्रॉम पीवाईक्यू। और फिर आप खुद भी डेवलप कर सकते हो कि और कहाँ कहाँ से मैं 1857 को लिंक कर सकता हूँ, और जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं मे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस, ये सेल्फ अवेयर, बहुत ही दिमाग खुला रख के आपको करनी है थ्रू पीवाईक्यू ओनली। ये और कहीं से नहीं आपको पता चल पाएगी। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री तो ये है। आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कोई भी एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जहाँ पे आपको सब मिल जाए, और वो बहुत ज़्यादा डेंस हो, बहुत कम चीज़ों में मिल जाए। तो यहाँ पे आप टॉपर्स कॉपीज़, कई सारे टॉपर्स थे जिनके नोट्स थे, तो मैं उनको फॉलो किया था। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर राइट नाउ, बट आपको 30-40 पेजेस में उन्होंने अपने सिनॉप्सिस बनाए हुए हैं, आपको मिल जाता है। और किसी भी कोचिंग का मटेरियल आप करके उसको पढ़ सकते हैं। बट यहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ आंसर्स लिख के आने हैं, बस दैट इज़ योर की। यहाँ पे आप का मेन फोकस हमेशा होना चाहिए कि आपके आंसर्स जो हैं वो एनरिच्ड हों, आप डिमांड मेट कर रहे हों। आपको पीवाईक्यू को अगेन यहाँ पे अपना फोकस रखना है अगेन। और यहाँ पे कुछ बाउंसर्स क्वेश्चंस रहेंगे, कोई ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको लगेगा नहीं आप आंसर कर पा रहे हैं, बट अगर आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप उसको मैच कर पाएंगे कि कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चन फ्रॉम ओनली दैट मच कंटेंट। और यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, यहाँ पे आपने जो टॉपर्स कॉपीज एनालाइज किया है, यहाँ पे कुछ अगर आपने करंट में भी पढ़ा हो आर्ट एंड कल्चर से, कुछ 1-2 पॉइंट ला के ऐसा अपने आंसर्स को आप जस्टिफाई कर ले जाएंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। इन केस ऑफ सोसाइटी, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट मिलेगा आपको करंट अफेयर्स से, आपको डेटा मिल जाएगा फ्रॉम करंट अफेयर्स, आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, केस स्टडीज़ मिल जाएंगी जो आप एग्जांपल्स में डायरेक्टली डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी बात की थी कि आप जब भी आंसर्स लिख रहे होते हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है अपने पॉइंटर्स को। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स डालने के लिए मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं थ्रू आपका करंट अफेयर्स। तो अगर क्वेश्चन आ गया है रोल ऑफ वुमेन इन केयर वर्क, इन केयर गिविंग, तो
हाउ वुमेन इन केयर गिविंग जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि मतलब उसमें रिपोर्ट आती है टाइम यूज सर्वे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कितना क्या फिगर था उसका, बट देयर आर डेटा जो आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे कि हाउ वुमेन एक्चुअली वर्क्स मे बी 8 टाइम और 7 to 8 times ऑफ अ मैन। तो ये इतना ज़्यादा केयर गिविंग वो करती है, बट इट इज़ नॉट बीन एक्नॉलेज्ड। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप, ये चीज़ें आपको मिलेंगी थ्रू करंट अफेयर्स जो आपके डेटा पॉइंटर्स हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के आंसर्स में एनरिचमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका मैप्स। आप इसमें कर आप एक सिंपल टास्क कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की, आप उनके मैप्स को भी पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। और वो मैप्स आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए कि जब भी उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास एक मैप तैयार है। यू कैन सिंप्लीफाई इट ऑल्सो, अगर बहुत डिफिकल्ट मैप है उसको सिंप्लीफाई करें और कोशिश करें कि जब भी कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ रहा है आपके पास एक मैप बढ़िया सा हो जो आप डाल सके। मे बी और कुछ रिप्रेजेंटेशन डायग्राम बेस्ड जहाँ पे आपका फ्लो चार्ट टाइप का है या कुछ टेबल टाइप का है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया क्लाइमेट टाइप और उसके क्लाइमेट टाइप है और उसके फीचर्स या उसके सेलिएंट फीचर्स बताओ, तो आपके ऐसे टेबल बना के आपने डाल दिया, तो आपके पास वो प्रेजेंटेशंस जो स्किल्स हैं वो आपकी डेवलप होंगी थ्रू एनालाइजिंग टॉपर्स कॉपीज और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करके। ये सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं टू मेक योर आंसर्स लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू लुक यूनिक एंड ऑल्सो डिमांड भी मेट करे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू फोकस। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री और पीवाई में एकदम ना घुस जाएं। आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहें इसमें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। आपके पास कम टाइम है, तो जब टाइम कम होता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे दिमाग में भी मैं कितनी चीज़ें रख सकता हूँ, कितनी चीज़ों को मैं बार बार रिवाइज कर सकता हूँ। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन जिनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिनमें क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं या रैंडम क्वेश्चन है, तो मैं उनको उसी तरीके का टाइम दूंगा जितना वो जितना जितना उनकी डिमांड है। तो उससे ज़्यादा ना दें टाइम इन क्वेश्चन इन टॉपिक्स में। तो ऐसी जगह आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लीव करना है और क्या किस पे फोकस करना है। आपको एक चीज़ और भी बहुत ध्यान देनी है कि कई बार बोला जाता है कुछ सर्टेन बुक्स पढ़ लीजिए पूरी। अब आप पूरी बुक पढ़ने जाएंगे, जब जैसे जीसी लियोंग है, कुछ अच्छे पार्ट्स हैं उसके, बट पूरी बुक पढ़ने के लिए नॉट नेसेसरी, इन माई ओपिनियन पूरी नेसेसरी नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैं पीवाई क्यों देखूं और मैं ये समझूं कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या मुझे रिक्वायर्ड है, क्या कि जो ये बुक्स में और सारी चीज़ें दी गई, क्या मुझे पढ़ के मुझे कुछ मिलेगा। इफ़ आई एम एबल टू ऐड वैल्यू इन माई आंसर्स तब तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता हूँ तो देन इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज अगेन आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो जीएस पेपर के लिए ये रहेगा, जीएस पेपर 2 मेरे इसमें मार्क्स 119 है। मुझे लगता है कि मैंने वॉट एवर आई हैव डन इन द लास्ट अटेम्प्ट, जब मेरे 112 मार्क्स थे, वही मैंने इस बार भी किया है। मे बी इनरिच मैंने किया था सम थिंग्स इन माई आई आर आंसर्स, आई विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट। दो जो मेन चीज़ें आपको इसमें अगेन ध्यान देना है, पॉलिटी, स्पेशली पॉलिटी के लिए और गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, कि भाई हम सबको पता है कि विल हैव टू नो द आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे आंसर्स को सब्सटेंशिएट कर सके। हमें जजमेंट्स पता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की या कोई हाई कोर्ट की, अगर कोई है इंपॉर्टेंट तो। उसके अलावा हमारे कमिटीज़ के नेम, ये कमिटीज़ की पीडीएफ्स वगैरह आती हैं, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए। आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कमिटीज़ पता हो, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आपको मिल जाएंगी कुछ ना कुछ कमिटीज़, आपके उनके सब्सटेंशियल पॉइंट्स पता हो और वो आप डाल सकें। ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपकी। तो ये जब तक आप रिवाइज, इसमें कुछ और तरीका नहीं, इसमें आपको वो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सबको पता है। इसके अलावा करंट से आप कुछ कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें की जा रही हैं, क्या इंसिडेंट हुआ। यहाँ से आपको कई सारी क्रिटिकल थिंकिंग वाली पार्ट भी मिल जाएगी, द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, जो आपके आंसर्स को एक फोकस देंगे, जहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि बैलेंस ऑफ जजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के क्वेश्चंस में, इन अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, बट इन केस ऑफ पॉलिटी की आपके पास एक बैलेंस ऑफ जजमेंट आपके दिखे आंसर्स में, एंड दैट यू कैन डेवलप थ्रू करंट अफेयर मैगजीन्स। मुझे बहुत हेल्प किया है इन सब चीज़ों में, इनसे मेरे को डेवलपमेंट करने में मदद मिली है इन तरह के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक ब्लेंड इन आंसर्स, अगेन आपके एट द एंड ऑफ द डे जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो बाद में स्टैटिक से जुड़े ही हैं। आपको कहीं ना कहीं इसको पुट इन करना ही है। वो स्टैटिक के आर्टिकल्स रहेंगे, वो जजमेंट्स, वो कमिटीज़, वो चेंज नहीं होने वाले। तो क्वेश्चंस कितना भी करंट है, एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें स्टैटिक वाली ही रहेंगी जो आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करेंगी।
गवर्नेंस में आपको स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशल स्कीम्स हैं कुछ, खासकर जो न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उनको कोट करना भी आपको आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में पूछी जा रहे हैं तो आपको वे अहेड में या फिर गवर्नमेंट स्टेप्स में आप उस तरह के स्कीम्स के बारे में डालें, उनके एक दो सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन आईआर के आंसर्स में मैंने कुछ स्ट्रक्चरिंग सबको पता है कि भाई अच्छे से करनी ही है, करंट अफेयर का एंगल डालना है उसमें कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ऐसा इवेंट हुआ है, इंडिया का इंटरेस्ट उसमें क्या है, वो सबको पता होना चाहिए आईआर के आंसर। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आप यहाँ पे भी मैप डाल सकते हैं, मैप का भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। उसके अलावा आईआर में आप स्पेशल जो कुछ सर्टेन कोड्स हैं मे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 5 to 10 कोड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कोड्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे एस जयशंकर सर ने किसी चीज़ के बारे में बोला, इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप के बारे में, तो आप वो रिमेंबर करें, याद करें, और जब भी क्वेश्चंस आए आप वो डाल सकते हैं, मे बी इन कंक्लूजन, मे बी इन इंट्रोडक्शन। तो ये आपके जो आंसर है उसको बहुत इनरिच कर देते हैं कोट्स बाय इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिस्ट कोई होंगे, कोई जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, या थ्रू या पर अपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। जीएस पेपर 3 इसमें मार्किंग जो होती है थोड़ी कम ही होती है, वी ऑल नो दैट। मेरे मार्क इसमें लास्ट टाइम 90s में थे, आई थिंक 90 to 90 कुछ ऐसे मार्क्स थे, 90 to 93, और इस बार 104 मार्क्स हैं। अगेन मैंने इसमें जो मेन चेंजेस किए थे वो थे मैप्स डालना, केस स्टडीज़ मैंने बहुत यूज़ की थी, स्पेशली इन केस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन केस ऑफ इन्वायरमेंट। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं कुछ आ गया तो आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ डिज़ास्टर से केस आ गया तो आपके पास केस स्टडीज़ प्रिपेयर्ड होती है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। जैसे मैंने आप ये देख सकते हो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्लॉफ का, तो आपके पास साउथ लोनक लेक वाला जो इंसिडेंट हुआ था सिक्किम में जो हुआ था, आप उसकी एक केस स्टडी आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखें पीवाईक्यू और एनालाइज करें कि किस किस जगह से क्वेश्चंस बार बार आते हैं और किस किस जगह की केस स्टडीज़ मुझे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आप कुछ अच्छी केस स्टडीज़ डाल सकते हैं, कुछ अच्छे मैप्स बना सकते हैं, और उससे आपके मार्क्स यहाँ पे एनरिच हो सकते हैं। इन इकोनॉमी बजट का आपको पढ़ना ज़रूरी है, बट अगेन यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, मे बी कुछ डेटा फिगर्स आप रखेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस में आप पुट इन कर सकते हैं, बट उसके अलावा इसका बहुत एनालिटिकल एनालिसिस भी आपको करना है। एनालिटिकल इन द सेंस कि बजट में क्या चीज़ें जिन पर बहुत फोकस दिया गया है, उससे आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कि हमारा फ्यूचर क्या है। जैसे इंडिया को डेवलप होना है एट बाई 2047, तो दैट कुड बी अ क्वेश्चन। तो उसकी इन चीज़ों की बातें जो है बजट में की जाती हैं, तो आपको बजट से वो भी आइडिया मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं किसके अराउंड मुझे अपने आंसर्स डेवलप करने हैं। तो ये चीज़ें आपको बजट के थ्रू मिलेंगी। स्कीम्स का भी उसमें कवरेज रहेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, उनके थोड़े सेलियंट फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ उसमें जनरल पॉइंट्स अपने आप से भी आप डाल सकते हैं, और कुछ कंसेप्ट्स की भी बात की जा सकती है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंसेप्ट के बारे में ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो वो हो सकता है बजट का पार्ट रहा हो या फिर योर स्टैटिक का पार्ट रहा हो। तो ये चीज़ें स्टैटिक की हैं यहाँ पे। इंटरनल सिक्योरिटी में अगेंस्ट यहाँ पे केस बेस्ड एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म की, तो आपके पास हर एक स्टेट के बारे में मे बी एक एक प्रिपेयर कर लें, मिलिशियाज क्या है, एक मैप बना लें। फिर ये भी देख लें कि किन के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, किन्हीं के साथ और पीस एग्रीमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स आपके पास रेडली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। या फिर जब आप इंडिया चाइना की बात करें या इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इन दैट केस ऑल्सो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट में जैसे मैंने अभी आपको बात किया कि आपके पास केस स्टडीज़ और मैप, ये दो चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आप इनरिचमेंट के लिए अपने डाल सकते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ अगेन, आपका जो स्टैटिक का जो भी आपका नोट्स रहेगा उसके ऊपर की बात है ये। और यहाँ पे भी एट द एंड ऑफ द डे अपने आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए आप टॉपर्स कॉपी एनालाइज कीजिए। आप देखिए वो कैसे लिख रहे हैं। अगेन आपको पूरा कॉपी नहीं करना है उनका जो भी तरीका है, आप अपना जो भी जिस तरीके से लिख रहे हैं, जो आपका कंटेंट है, आपको उसके ऊपर ट्वीकिंग्स करनी है, उसको इनरिच करना है। तो हमेशा इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाइए। जीएस पेपर 4 के बारे में मैं अभी और भी थोड़ा इन डेप्थ भी बात करूंगा, बट अगर मोटी मोटी तौर पे बात की जाए तो आपके पास थ्योरी है ही, वो आपको कंप्लीट करनी। मेरे पास क्योंकि खुद के नोट्स मैं नहीं बना पाता था,
मेरे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती थी, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कोई भी जो भी आपको रेडली अवेलेबल मटेरियल हो, आप वो ले लें। यहाँ पे डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने कई एग्जांपल्स अपने खुद की डेली लाइफ से भी प्रिपेयर किए थे, 5 से 6, जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इफ़ केस स्टडीज़ रिक्वायर और उसका डिमांड मेट हो रही है तो। यहाँ पे स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अप्रोच इन केस स्टडीज़ स्पेशली। केस स्टडीज़ में आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना है, आपको किसी को भी छोड़ना नहीं। ये दिखना चाहिए कि यू आर ए पर्सन हु लिसन्स टू ऑल, हु हैव दैट कंपैशन, हु हैव दैट लीडरशिप एबिलिटी। और लीडरशिप एबिलिटी तभी आती है जब आप हर एक बंदे को उसका टाइम देते हो, आप हर एक बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो। यू आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन योर ओपिनियंस एंड इन योर अप्रोच। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर स्टेक होल्डर को अच्छे से पढ़ें जो भी उस केस स्टडी से रिलेटेड है, और अपने आंसर्स में आपको उनको इंक्लूड करना है इन सब में। यहाँ पे गांधी आ जाते हैं, अरिस्टोटल आ जाते हैं, यहाँ पे आपके इंडियन एथिक्स भी आ जाएंगी, और इंडियन एथिकल सिस्टम्स, आपके इंडियन फिलॉसफी पुराने, आप वो भी यहाँ पे थिंकर्स वहाँ रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके केस स्टडीज या आपके क्वेश्चंस में लग सकती है। फॉर एग्जांपल आपका योगा की जो फिलॉसफी है वो आप लगा सकते हैं अपने सिविल सर्विसेज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके पास इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड हो, तो योगा फिलॉसफी भी आपसे वही एक्सपेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने इंडियन फिलॉसफी जो है, एंशिएंट फिलॉसफी, आप उसको भी याद कर सकते हैं, उसके भी कुछ कोट्स, उसके भी कुछ पॉइंट्स आप जनरेट करके रख सकते हैं, विच यू कैन रीडली यूज इन योर पेपर्स। ओके, सो पर्सनल स्टोरीज मैंने आपको बता दिया। एस्से में आई थिंक बहुत सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा इस समय ऐसा हो चुका है कि लोग एक कोट्स के पीछे भागते हैं, ये स्टोरी डाल देता हूँ, ये वो। अब सिंप्लीफाई रखिए। आप जैसा लिखते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। टॉपर्स कॉपी एनालाइज कीजिए। यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। और ध्यान रखिए कि फ्लो आपका एस्से का अच्छा हो। रेगुलर प्रैक्टिस के अलावा फ्लो आपका अच्छा हो, कि आप जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हो तो एक कनेक्टिंग चीज़ होनी चाहिए। तो इसके थ्रू आप अपने एस्से को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्स व्यूज़ उससे आपको मिलते हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहें। इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत ज़रूरत है इससे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एस्से राइटिंग। यहाँ पे आपने एक अच्छा एस्से लिख दिया जो कनेक्ट कर गया रीडर के साथ, ही विल गिव यू सच गुड मार्क्स। यहाँ सब्जेक्टिविटी क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ लाने की कोशिश करें, फ्लो अच्छा रखें। दैट इज़ द मेन थिंग फॉर एस्से राइटिंग। सो अगेन क्योंकि डाइवर्स थीम से आते हैं क्वेश्चंस, यू ओनली हैव टू सेलेक्ट देन टू एस्सेज जो आपको राइट करने हैं। आपके पॉइंट्स जो यहाँ पे आएंगे वो आपके जीएस के थ्रू आएंगे, आपके खुद के पर्सनल एग्जांपल्स जो आपने डेवलप किए हैं एथिक्स के थ्रू, या कुछ और आपने अपने तरफ से जो भी कुछ बुक्स पढ़ी हो उसका कुछ सिनॉप्सिस बनाया हो, कुछ छोटा सा चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आप अपने आंसर्स को इफेक्टिव आंसर्स लिख पाएंगे फॉर डाइवर्स थीम्स। इसके लिए आप पीवाईक्यू देखें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उसका। उसके अलावा आप कहीं से ये नहीं निकाल सकते कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स इन माय ओपिनियन। सो कंटेंट और क्रिएटिविटी अगेन उतनी ही आप ला सकते हैं जितना आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे किसी की बोरोड क्रिएटिविटी अगर आप लाने की कोशिश करेंगे तो आपके आंसर्स में वो चीज़ें शो होंगी। तो ये बहुत आपको ध्यान देना है कि कंटेंट और क्रिएटिविटी में एक बैलेंस होना चाहिए, एंड इट शुड बी योर ओन एस्से जो आप लिख रहे हैं। अगेन रिवीजन जो आप जीएस का करें, जो आपका कंटेंट डेवलप हो रहा है, वही चीज़ है जो आपके एस्से प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी। तो कुछ अलग से आप इसमें कोई प्रिपरेशन वैसा नहीं करेंगे, रिवाइज कीजिए। और बट मेन चीज़ है ब्रेनस्टॉर्मिंग और आंसर राइटिंग। अगेन एस्से पेपर में टाइम की इशू लोगों को कम आता है, क्योंकि 2 एस्सेज होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग जब मैं जैसे मैं करता हूँ 1 आवर 30 मिनट्स रहता है, उसके स्टार्टिंग में मैं 15 to 20 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा, और अपने आंसर्स को एक तरह से मैं वो करता हूँ स्ट्रेटेजाइज की प्रायोरिटाइज में कैसे करूँगा, कैसे मैं अपने पूरे एस्से के फ्लो को रखूँगा। तो आप इस तरह से टाइम को इफेक्टिव, और बचे हुए टाइम में फिर मैं आंसर लिखता था। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं एस्से के लिए। अगेन टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने पहले बात की थी कि जैसे पीवाईक्यू होता है वैसे ही टेस्ट सीरीज भी हैं।
टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आप करेंगे तो कि आपका टाइम बेस्ड आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो रिवीजन जितना अच्छा रहेगा उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करें। एक अगर आपने जीएस कंप्लीट कर लिया तो गिव इट्स टेस्ट सीरीज, फिर जब सारी जीएस कंप्लीट हो जाए तब मे बी और एक एफएलटीज दे दीजिए। मैं ट्राई करता था कि 2 से 3 एफएलटीज सबके हो, और उसके बाद मैं उनका सेल्फ इवेल्युएशन करता था थ्रू मॉडल आंसर्स या थ्रू फिर पीयर रिव्यू वाले भी होते थे उसके थ्रू एनालिसिस। देन देयर आर कोचिंग्स जो उनके खुद के एनालिसिस होते थे, उसको भी मैं जहाँ पे मुझे ठीक लगते थे मैं लेता था। हाँ, सबसे मेन मिस्टेक जो हमको अवॉइड करनी चाहिए वो प्रीवियस ईयर का पेपर, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। और हमें यहाँ पे अगेन कंटेंट याद रोट लर्निंग नहीं करनी, हमें यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे जाना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप कोई बाउंसर क्वेश्चंस भी जो होंगे आप उसमें कुछ चीज़ें लिख के आ पाएंगे और आप क्रक्स को मीट कर पाएंगे आंसर में। आंसर राइटिंग आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। स्टार्टिंग में बहुत इनर्शिया होगा बट एट द एंड ऑफ द डे आपको करना है, आप करेंगे तभी वो इम्प्रूव होगा, उसका और कोई तरीका नहीं। और प्रेजेंटेशन एंड विजिबिलिटी, इसके लिए आप टॉपर्स कॉपी का यूज़ कीजिए, इसके लिए आप मॉडल आंसर्स का यूज़ कीजिए और इसको अपना डेवलप कीजिए, इसको अपने में चेंजेस लाइए, इसको आपको पूरा कॉपी नहीं करना है। अगेन स्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट जब भी आपका होगा, आपको बाहर से हेल्प चाहिए होती है। मेरे केस में वो चीज़ मुझे मेंटोर्स और मेरे फैमिली से मिली थी। तो आप इसमें ध्यान दें कि संकोच नहीं रखना है, जो भी आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसको आप बताइए। जब तक शेयर नहीं करेंगे वो और ज़्यादा चीज़ें गहरी होती जाती हैं और टेंशन देने लगती हैं फिर आपको। तो इम्पॉर्टेंट है कि टू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटर्स। मेरे लिए मेंस में क्या काम किया था, अगेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने अच्छे से की है, उसके अलावा मेंटर्स, उनका सपोर्ट जब मेरा लो फेज रहता था कब जब भी, तो ये बहुत हेल्प करता है आपका। डेली शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना भी कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डेली शेड्यूल अपना मेट करें। यही एक चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन में रखेगा और आपको लो फेज से जो निकालता है वो भी यही होती है, कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन। जो आपको करना था आप वो कर रहे हैं, भले ही आपका कुछ जो फेज़ है थोड़ा लो फेज़ चल रहा हो, बट उसके अलावा तभी आप उस फेज़ से निकल जाएंगे जब आप कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर करते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे। जो मैंने मिस्टेक्स की थी अपने अर्लियर मेंस में, मैंने वो यही किया था कि पुराने वाले में मैंने मिस्टेक्स ये फर्स्ट टाइम जब मैंने मेंस दिया था तब देन आई थॉट कि ठीक है कंटेंट वगैरह में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, और कंटेंट फिर मेरे को कभी आंसर राइटिंग आई ही नहीं। एंड वो दिख गया मेरे आंसर्स में कि मेरे को मार्क्स 668 आए थे उस टाइम। फिर मैंने जो सेकंड टाइम आया तब मैंने उसमें काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और मैंने एक्चुअल में सीखा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं। तो आई लर्न अ लॉट इन दैट अटेम्प्ट, तो उसमें मेरे 764 मार्क्स थे। उसके बाद इस अटेम्प्ट मैंने फोकस किया था कि मुझे कंटेंट इनरिचमेंट पे ध्यान देना है, आंसर राइटिंग तो करनी है। टॉपर्स कॉपी एनालिसिस मैंने नहीं की थी इन दोनों टाइम, मैंने इस बार टॉपर्स कॉपी एनालाइज की और उनसे कुछ चीज़ें सीखी और इम्प्रूव करने की कोशिश की अपने में। उसके अलावा वैल्यू एडिशन किया ऑन माई ओन एंड, करंट अफेयर्स से, मैगजीन से, गूगल के थ्रू, एंड आई वॉज एबल टू गेट 809 मार्क्स दिस ईयर इन मेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप ये सारी चीज़ें करें जो ज़रूरी है करना। सो थैंक यू ऑल। आई थिंक ये तो सेशन मोस्टली था जनरल जो स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर मेंस प्रिपरेशन। आई हैव ऑल्सो कवर्ड कि आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, कि अपने आप को फोकस्ड रखना है, बहुत कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, होर्डिंग नहीं करनी है। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ हम लोग ये सेशंस कंप्लीट करते हैं। मैं इसके बाद कुछ एस्से के एथिक्स से रिलेटेड और ऑप्शनल से रिलेटेड भी सेशंस लेता हूँ। दे विल बी शॉर्टर देन दिस बट वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे एंड दे विल टॉक डायरेक्टली टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी उसमें जो हमें करनी चाहिए फॉर दीज टॉपिक्स। थैंक यू।